ओके दोस्तों, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लेट्स सी क्या है हमारे पास। हमारे पास एक रफ सरफेस है, हमारे पास एक रफ सरफेस है, इसका मास है m, पार्टिकल बॉक्स इसका, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, नाउ यहां से मैंने ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिया एट अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट, एट अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट। नाउ ये जहां से चालू कर रहे हैं उसको मैं x इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूं, और x मेरा इस डायरेक्शन में मेजर्ड है। ठीक है, तो कैलकुलेट p एवरेज एंड p इंस्टेंटेनियस एज फंक्शन ऑफ x ऑफ फ्रिक्शन। हमें फ्रिक्शन फोर्स का पावर निकालना है। बिफोर स्टॉप्स, ऑब्वियसली स्टॉप हो जाने के बाद तो पावर 0 हो ही जाएगा। तो बिफोर द पार्टिकल स्टॉप्स हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो हम किस तरीके से निकालने के बारे में सोचेंगे, लेट्स सी। क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ये वाले बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है म्यू mg, राइट, और तो कोई फोर्स है नहीं इसके ऊपर। बाकी mg और नॉर्मल है वो तो भाड़ में जाए, वो तो वाई एक्सिस के अलोंग है, राइट। नॉर्मल और mg दोनों का ही पावर एनी हाउ 0 आएगा परपेंडिकुलर मोशन के कारण। सो रिटार्डेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू जी। जो हमारा रिटार्डेशन होगा वो हमारा म्यू जी के इक्वल होगा, राइट। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी क्या होने वाली है सोचते हैं। तो टाइम टी पर अगर मैं देखूं, एक टाइम टी भी फैक्टर है और एक एक्स वाला फैक्टर भी है। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, मैं ये एक्स तो लिख ही सकता हूं, सॉरी, म्यू जी टी स्क्वायर। हाँ, ऑब्वियसली बात है, लिख सकता हूं। और टी इंस्टेंट पे इसका जो स्पीड है v, वो क्या मैं लिख सकता हूं v नॉट माइनस म्यू जी टी। हाँ, ऑब्वियसली बात है, ये भी लिख सकता हूं मैं, राइट। ओके, तो मेरे पास v आ गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, राइट, और मेरे पास दूसरा x आ गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अच्छा, व्हाट विल बी द एवरेज पावर एंड व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर। निकालना आसान होता है हमेशा इंस्टेंटेनियस। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा है म्यू mg, और ये पीछे की तरफ है, और जो स्पीड है v ये मेरा इस तरफ है, राइट। सो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालूं दैट विल बी इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो है 180। सो इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास आएगा म्यू mg इंटू वी नॉट माइनस म्यू जी टी। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आएगा। नाउ फंक्शन ऑफ x निकालने के लिए बोले तो x कैसे निकालूंगा, बेसिकली आई हैव टू एलिमिनेट t। मैं यहां से अगर देखूं हाफ म्यू जी टी स्क्वायर माइनस वी नॉट टी प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0, इसको यहां पे लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सो t विल बी इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर
-2 म्यू एम जी एक्स बाई म्यू जी। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, टी का वैल्यू जो है, टी का वैल्यू किसी भी हालत पर वी नॉट बाई म्यू जी से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, राइट। टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है वी नॉट बाई म्यू जी, वहां पर तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो वी नॉट बाई म्यू जी के बारे में अगर देखूं तो प्लस वाला साइन जो है वो बकवास है, हमारे लिए जो काम का है वो केवल और केवल माइनस वाला ही है। सो म्यू जी टी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितना, वी नॉट माइनस अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा म्यू जी टी का वैल्यू। सो म्यू जी टी का वैल्यू आने के बाद यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो P इंस्टेंटेनियस मेरे पास कितनी आ जाएगी, P इंस्टेंटेनियस आ जाएगी म्यू एम जी। नाउ वी नॉट माइनस म्यू जी टी, इनफैक्ट पूरा इसी चीज की वैल्यू आ जा रही है, दैट विल बी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एक्स। राइट, समझ में आया? आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। सीधा इसी चीज का वैल्यू आ गई थी तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, एवरेज पावर कैसे निकालूंगा? अब एवरेज पावर निकालने के काम चालू करते हैं। फॉर एवरेज पावर ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट माइनस म्यू जी टी की होल स्क्वायर। सो डेल्टा के ई कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ एम दिस माइनस दिस म्यू जी टी इंटू 2 वी नॉट माइनस म्यू जी टी। सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी टी वी नॉट माइनस म्यू जी टी बाई 2। ये हमारा डेल्टा के ई है। सो एवरेज पावर विल बी नथिंग बट एवरेज पावर, सॉरी यहां पे मैं माइनस भूल गया था। एवरेज पावर कितनी आ जाएगी? डेल्टा के ई बाई टी माइनस म्यू एम जी वी नॉट माइनस म्यू जी टी बाई 2। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर। एंड नाउ अगेन म्यू जी टी का वैल्यू मुझे मालूम है, उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, अभी करता हूं राइट नाउ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? यहां पर भी मैंने गलती किया हूं, सॉरी। अभी तक तुम लोगों ने करेक्शन कर ही लिए होंगे खुद ही खुद का, मैंने माइनस लिखना भूल गया था, सॉरी। एंगल 180 था। सो म्यू जी टी का वैल्यू यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कितना आ जाएगा? माइनस म्यू एम जी। नाउ म्यू जी टी का वैल्यू कितना है यहां से देख लो, दिस माइनस दिस, सो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वी नॉट माइनस अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एक्स बाई 2। तो एवरेज पावर जो आएगा माइनस म्यू एम जी बाई 2 वी नॉट प्लस अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 म्यू जी एक्स। समझ में आया? सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमने निकाल दिए हैं।
चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या है। इंजन ऑफ अ कार कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम पावर दैट इज इक्वल्स टू 50 किलोवाट। एक गाड़ी का इंजन है, वो मैक्सिमम पावर जो डेवलप कर सकता है वो है हमारा 50 किलोवाट। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट मान लेना है 1000 न्यूटन पे। ठीक है, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है 1000 न्यूटन पे। रास्ते का जो भी फ्रिक्शन है, एनी हाउ टायर वगैरह सब कुछ का, राइट। एंड नाउ गाड़ी का जो मास है वो हमें दे रखा है 1000 kg, राइट। तो दो पार्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एक तो पहला ये है, कैलकुलेट V max of car, acceleration of car if V जो है वो है हमारा 25 मीटर पर सेकेंड and engine is delivering maximum power. Okay. Now गाड़ी का वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? अगर हम लोग एक बात समझे, ये जो हमारी गाड़ी है इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ये तो 1000 न्यूटन का है ही है, और गाड़ी इस तरफ जा रही है वेलोसिटी v से। मान लो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो के लिए गाड़ी का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है, गाड़ी का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इंजन का पूरा पावर इसको ओवरकम करने में इस्तेमाल हो जाए। तो उस लॉजिक से अगर मैं देखूं, फ्रिक्शनल पावर that will be equals to -1000 into V, इतना वॉट, राइट। क्योंकि ये फोर्स इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, एंगल जो है वो है हमारा 180, और पावर ऑफ इंजन, जो इंजन का पावर है वो कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 50 किलोवाट। क्योंकि इस टाइम पे गाड़ी का कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, इस टाइम पे कोई भी गाड़ी का एक्सीलरेशन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज साफ साफ देख सकता हूं, जो ऑल पावर ऑफ इंजन must go to overcome फ्रिक्शनल पावर लॉस। गाड़ी को अगर मुझे एक्सीलरेट नहीं करवाना है तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारा इंजन का पावर है वो हमारा ओवरकम करने में इस्तेमाल हो जाएगा। किस चीज में? जो हमारा फ्रिक्शनल पावर लॉस, उसको ओवरकम करने में इस्तेमाल हो जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1000 V। तो V जो होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। V जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 50 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, एंड दैट इज द V max ऑफ द कार, राइट।
नाउ दूसरा, ओके, इंजन हमारा पी मैक्स डिलीवर कर रहा है, बट अब जो वेलोसिटी है वो केवल और केवल 25 मीटर पर सेकेंड ही है। तो सिंपल सी बात है, पावर ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा मेरे पास? दैट विल बी इक्वल्स टू -1000 इंटू 25 -25000 वाट। Power of engine 50 किलोवाट, राइट? तो पावर गोइंग इनटू एक्सीलरेशन कितना है? पावर गोइंग इनटू एक्सीलरेशन, पावर गोइंग इनटू एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? जितना इंजन डिलीवर कर रहा है माइनस जितना फ्रिक्शन के लिए ओवरकम करने में इस्तेमाल हो जा रहा है, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 25000 वाट। और ये जो पावर है वो गाड़ी अपने आप को एक्सीलरेट करने में इस्तेमाल करेगा। सो दोस्तों ध्यान देना, दिस इज F इंटू वी, दैट इज MA इंटू वी, राइट? सो मास दे रखा है 1000 kg, वी है 25, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 25,000। तो A जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। That is the acceleration of the car in the case वो 25 मीटर पर सेकेंड से जाए और अपना मैक्सिमम पावर जो है उसका इस्तेमाल करे। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, वो भी काफी आसान है। यहां पर पानी है, राइट? इस पे एक पंप लगा हुआ है। ये पंप क्या करता है, देखो ध्यान दो। ये पानी में से ये पानी को पाइप के अंदर घुसाता है। यहां पर जो पंप है, राइट, दिस इज अ पंप। ये वाले पानी को पाइप के अंदर घुसाता है, इसको हाइट h तक ले जाता है, इस डायरेक्शन में g है, और यहां से v स्पीड से इजेक्ट करता है। यहां से v स्पीड से इजेक्ट करता है। जो वाटर का डेंसिटी है वो है रो। पाइप का मुंह का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो A, ठीक है? यहां का वाटर स्टिल मान लेना है, ठीक है? तो कैलकुलेट पावर ऑफ द पंप, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये पानी को v स्पीड के साथ जो है वो पूरे पाइप के थ्रू मोशन करवाता है। तो यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूं, ऑफ लेंथ dx। तो ये जो टुकड़ा है इसका मास dm कितना होगा? जो हमारा dt टाइम में एंटर कर रहा है वो कितना है? रो a dx। तो दिस इज entering the pump
इन टाइम dt। अच्छा, मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूं। ये जो डीएम है इसका इनिशियल पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों जीरो है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टिल वाटर था और इसी को मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया, तो इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो है और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो है। अच्छा, इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर, राइट, क्योंकि वी स्पीड से जा रहा है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े पे कितना वर्क किया गया है? सिंपल सी बात है, जितना इसका एनर्जी में बदलाव आया है दैट इज इक्वल्स टू डीएम इंटू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस GH, राइट। सो dW is equals to rho A into V square by 2 plus GH into dx। तो पावर that is dW by dt that is equals to rho A V square by 2 so P is equals to rho A V square by 2 plus GH into V। That is the maximum power that is delivered by the pump। ठीक है, तो ये वाले पावर होना चाहिए जो कि पानी पहले ऊपर भी चढ़े और फिर जो है उसको उतना वेलोसिटी भी मिले। यहां पर जो वर्क हो रहा है वो दो जगह पर जा रहा है, एक तो पानी के टुकड़े का पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ाना पड़ रहा है और दूसरा जो हमारा पानी का काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारा बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये दोनों काम में जो है वो हमारा पावर इस्तेमाल हो रहा है। सो टोटल पावर जो है वो हमारे पास आ गया रो ए वी स्क्वायर बाई 2 प्लस GH इंटू V। I hope this part is perfectly understood. Okay.